नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज़ हम आपके साथ चला रहे थे जहां पे यूपीपीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी क्रम में आज वर्ष 2021 के GS4 का डिस्कशन समाप्त करेंगे। इसके शुरुआती क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो मैं गुजारिश करूँगा उसको भी देखें। फिर दोस्तों, यहाँ पे शुरू करने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूँगा। हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं, कुछ पेड ग्रुप चलते हैं जहाँ पे हम लोग क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर इस संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है जुडिशियल कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है, इज जुडिशियल कंट्रोल नेसेसरी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी क्या लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण आवश्यक है, इस बारे में आपको बताना है। फिर आगे इसके दूसरा भाग है जिसमें लिखा है लोक प्रशासन पर संभावित न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें दोस्तों शुरुआत आपको करनी होगी ये बताते हुए कि जुडिशियल कंट्रोल का तात्पर्य क्या है, ये क्या क्या चीज़ें अपने अंदर सम्मिलित करे हुए है, और फिर आप इसका विश्लेषण करें कि क्या ये आवश्यक है या ये आवश्यक ही नहीं है। अंत में आप विस्तार से ये बता सकते हैं कि लोक प्रशासन में ये कैसे बनता है, और साथ ही यहाँ पे आप इनके लिए उदाहरण लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस उत्तर को लिखने से पहले आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आज जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, यानी आज का जो प्रशासन हो गया है, वो सिर्फ अपने प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं है, वो कई सारे और भी कार्य करता है। जैसे देखा गया है, वो कई बार अर्ध विधायी कार्य भी करता है, कई बार वो अर्ध न्यायिक कार्य भी करता है। तो जब वो ऐसे हर एक डोमेन में कार्य करने लगा है तो ये ज़रूरी है कि उस पर नियंत्रण रखा जाए। कोई होना चाहिए जो उस पर चेक रखे, जो उसके सभी कार्यों को देखे और कहीं वो अपनी मनमानी तो नहीं कर रहा है, इसका चेक रखे। तो यहाँ पे दोस्तों जुडिशरी या फिर न्यायपालिका का एक अहम योगदान आता है, एक अहम भूमिका आती है। अगर मैं जुडिशियल कंट्रोल की बात करूँ दोस्तों, तो बेसिकली ये एक क्षमता है न्यायपालिका की जिसके जरिए वो जांच करता है कि भाई जो भी कार्य किए गए हैं ऑफिसर्स द्वारा, क्या वो वैध हैं या अवैध हैं, और साथ में वो चेक करता है क्या इनके द्वारा की गई कार्रवाई किसी भी रूप से किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं करती है। तो यानी बेसिकली जुडिशरी आप पे एक चेक रख रही है, आपका नियंत्रण कर रही है। आप मनमानी ना करें, इसके लिए जुडिशरी यहाँ पर बैठी हुई है। और मनमानी करते हुए अगर आपने किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों या कोई अन्य अधिकारियों माफ़ कीजिएगा अधिकारों का हनन किया, उसको इन्फ्रिंज किया, तो यहाँ पे जुडिशरी तुरंत आपकी जांच कर सकता है और आपकी कार्रवाई को गलत ठहरा सकता है। इसके लिए दोस्तों हम लोग फिर यहाँ पे एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। जुडिशियल रिव्यू का फंडामेंटल पर्पस या फिर जो मूल सिद्धांत होता है वो ये होता है कि कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई भी प्राधिकरण किसी भी प्रकार से अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो जुडिशरी उसके फील्ड में एंटर करके जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है उसमें घुस के उसके कार्रवाइयों को गलत ठहरा सकता है। इसीलिए ये हमको एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देने में भी मदद करता है। ये सरकार की जवाबदेही को बढ़ाता है, क्योंकि अगर उसने कोई गलत काम किया तो जुडिशरी आके पूछे कि भाई आपने ये कार्रवाई आखिर क्यों की, इस कार्रवाई से किसका भला हुआ, इससे तो लोगों का अहित हो रहा है, और इस पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो जो जुडिशरी है, जो जुडिशियल रिव्यू है, जो ये जांच करता है अथॉरिटीज़ की, ये इन अथॉरिटीज़ को और पूरी सरकार को जवाबदेह बनाती है। साथ ही दोस्तों जुडिशियल जो रिव्यू होता है उसका एक मूल सिद्धांत या उसका एक मूल उद्देश्य ये भी होता है कि वो देख सके हर एक नागरिक को समान दर्जा दिया जा रहा है, समान रूप से ट्रीट किया जा रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो इस पूरे ही क्षेत्र में इसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट अगर इस रोल की मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसे जैसे सरकार की या फिर लोक प्रशासन की शक्तियां बढ़ी हैं, जैसे उनके शक्ति के क्षेत्र में विस्तार हुआ है, वैसे वैसे जुडिशरी का रोल भी इम्पोर्टेंट होता चला गया, क्योंकि जैसे जैसे किसी के पास पावर आती है वो करप्ट होता चला जाता है। एक सेइंग भी है जिसके अनुसार
कहा गया है कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी जितनी ज्यादा आपके पास शक्तियां आती जाएंगी उतने ज्यादा आप करप्ट होते चले जाएंगे। अब करप्ट इसमें भ्रष्टाचार के मायनों में या फिर सिर्फ घूसखोरी के मायनों में नहीं हम देखते हैं। हम अगर वो किसी और के फील्ड में घुस के किसी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके किसी के मौलिक अधिकार छीन रही है, किसी नागरिक को परेशान कर रही है, किसी के साथ भेदभाव कर रही है, तो ये भी आपके भ्रष्टाचार में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती है वैसे वैसे जुडिशरी का रोल भी बढ़ता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं हाँ, जुडिशियल कंट्रोल जरूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर दोस्तों आप एक ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि हमारा संविधान कहता है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए कुछ हद तक, यानी जो जुडिशरी है, जो लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव है, उनका अपना अपना क्षेत्र होना चाहिए जिसमें वो कार्य करें। लेकिन क्योंकि इन लोगों को बेहतर तरीके से कोलैबोरेट करना पड़ता है एक लोकतंत्र में, इसी वजह से एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पावर देखा नहीं जाता और देखा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी को अभी पूरा अधिकार है। अगर लोक प्रशासन में किसी प्रकार की कुछ गलत नीति बनी हो, कोई ऐसी नीतियों का निर्माण हुआ हो जिससे किसी एक वर्ग को नुकसान पहुंच रहा हो, तो जुडिशरी उसमें एंटर करके तुरंत उसको अप्रभावी घोषित कर सकती है। इसीलिए हमारे संविधान की पवित्रता को बचाने के लिए, उसकी सैंक्टिटी को बचाने के लिए उसने जुडिशरी को एक अपर हैंड दिया है। ये जो एक अपर हैंड होता है, ये न्यायपालिका को सशक्त बनाता है कि वह नागरिक के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा कर पाए। कोई भी लोक प्रशासन का अधिकारी किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को या कोई और अन्य अधिकारों को भी ना छीन पाए। और इस सब के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ज़रूरी है, यानी स्वतंत्र रूप से जब न्यायपालिका कार्य कर पाएगी तभी वो इन अपेक्षित परिणाम तक पहुंच पाएगी। अगर वो किसी के भी इन्फ्लुएंस के अंदर काम करेगी तो वो खुल के अपना डिसीजन नहीं सुना पाएगी और उसकी वजह से जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। अब दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार हमने लिखा है। सबसे पहले लिखा है कि आज के एडमिनिस्ट्रेशन में होता क्या है, जो लोक प्रशासन है या जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका तक सीमित नहीं है, वो कई बार क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस में भी नजर आता है, यानी अर्धविधायी और अर्ध न्यायिक कार्यों में भी शामिल होता है। और इसी वजह से उसके पास अब अधिक शक्तियां आ गई हैं मनमानी करने की। और ये जो तथ्य है, ये तथ्य हमको इस निष्कर्ष तक ले जाता है कि भाई लोक प्रशासन में न्यायिक निरीक्षण होना महत्वपूर्ण है। अब उसके लिए दोस्तों हमने कई सारे यहाँ पे रीजंस लिखे हैं। सबसे पहले जुडिशियल कंट्रोल का हमने डेफिनेशन दी है। क्या होता है, ये कोर्ट्स की क्षमता है जिससे वो किसी भी चीज़ की लीगैलिटी को या किसी भी डिसीजन, किसी भी एक्ट की लीगैलिटी को जज करते हैं। और अगर किसी भी प्रकार से वो सिटीजन के फंडामेंटल या कोई और राइट्स को, यानी मौलिक या कोई और अधिकारों को हानि पहुंचा रहे हों, तो हमारी न्यायपालिका उसको देख के, उसकी जांच करके उसको अप्रभावी बना सकती है। जुडिशियल रिव्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि न्यायिक समीक्षा की जो बात कर रहे हैं, उसका एक मूल उद्देश्य यह है, सुनिश्चित करना है कि कोई भी प्राधिकरण अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे। हर एक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार किया जाए, न्याय संगत व्यवहार किया जाए, किसी के साथ कुछ भेदभाव ना किया जाए। इसका जो मूल तत्व है वो है एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार की अखंडता को बनाए रखना। जैसे जैसे लोक प्रशासन की शक्तियों में विस्तार हुआ है, उसके विवेक में विस्तार हुआ है, तो उसकी मनमानी करने की जो शक्तियां हैं वो भी बढ़ गई हैं। अब वो अपने पद का दुरुपयोग करके नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करने की क्षमता रखता है। और ऐसे में न्यायपालिका की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी दोस्तों हालांकि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में हम बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी कुछ हद तक सेपरेशन ऑफ पावर को शो करते हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअल सेंस में देखें तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि इनको आपस में कोलैबोरेट करना पड़ता है। फिर भी अगर हम अपने संविधान की बात करें तो उसने जुडिशरी को एक अपर हैंड दिया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कभी किसी लोक प्रशासन की नीयत बिगड़ जाती है और मनमानी करने का वो सोचता है, तो संविधान की पवित्रता को बचाने के लिए जुडिशरी को आगे आना पड़ेगा। साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने जुडिशरी को आगे आना पड़ेगा। इसीलिए जुडिशरी को एक अपर हैंड दिया गया है, यानी न्यायपालिका की एक अतिरिक्त शक्ति यहाँ पे प्रदान की गई है संविधान द्वारा। और दोस्तों अगर बात करें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक लोकतांत्रिक समाज में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। अगर पूरी व्यवस्था को सही से चलना है, उसके संचालन के लिए, उसके इफेक्टिव संचालन के लिए न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। और जुडिशरी जो है वो सिटीजन के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने में बहुत अहम योगदान निभाती है। अगर हम मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की बात करें या एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य की बात करें, तो उसे अपने नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोक प्रशासन का सही इस्तेमाल
करना चाहिए। और यहाँ पे अगर वो किसी भी तरीके से दुरुपयोग करने का प्रयास करता है तो जुडिशरी तैयार है इसके एक्शंस को गलत ठहराने के लिए, इसके एक्शंस को अप्रभावी घोषित करने के लिए। और अभी जिस प्रकार से लोक प्रशासन अपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तक ना रह के अर्थविधायी अर्थ न्यायिक कर्तव्यों का भी पालन कर रहा है, उसके पास पर्याप्त अवसर हैं कि वह कल को तानाशाह बन के नागरिकों के अधिकारों को छीनने का कार्य करे। ऐसे में फिर जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये एक केस स्टडी है। इसमें लिखा गया है, भाई राम मूर्ति एक सरकारी कर्मचारी हैं तथा अपने वृद्ध माता पिता के साथ इंदौर में रहते हैं। एक दिन भ्रमण के दौरान 11 वर्ष के, दोस्तों आप ये एज याद रखिएगा, 11 वर्ष के एक अनाथ बालक से उनकी मुलाकात हो जाती है। वह दयनीय स्थिति में था। वह एक बेघर बालक था जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। राम मूर्ति उस बालक को अपने घर ले आते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि यदि वह राम मूर्ति के वृद्ध माता पिता की देखभाल करेगा तो वे उसकी आवश्यकता अनुसार दैनिक मजदूरी देंगे तथा शिक्षा की भी व्यवस्था करेंगे। अब ये जो प्रपोजल रखा गया है राम मूर्ति के द्वारा, इसके संबंध में आपको राम मूर्ति के आचरण का मूल्यांकन करना है। तो दोस्तों अगर इस केस स्टडी की हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन सी पार्टीज मौजूद हैं, यानी कौन कौन लोग मौजूद हैं। तो एक हम देखते हैं राम मूर्ति मौजूद हैं, एक हम देखते हैं वो उसके वृद्ध माता पिता मौजूद हैं, और एक छोटा 11 साल का बच्चा मौजूद है। अब इसके अनुसार राम मूर्ति ने इसको प्रस्ताव दिया है कि अगर ये इनके माता पिता का ध्यान रखेगा तो ये इसको कुछ पैसा देंगे इसकी आवश्यकता अनुसार, और साथ में इसको एजुकेशन या फिर शिक्षा के भी अवसर प्रदान करेंगे। अब हमको इस पूरे एक्ट को जज करना है। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों हम ये देखते हैं, राम मूर्ति जो है वो खुद एक पब्लिक सर्वेंट है। शुरुआत में आपने देखा होगा केस स्टडी में लिखा था कि वो सरकारी एम्प्लॉय हैं। तो एक सरकारी एम्प्लॉय से क्या क्या वैल्यूज़ की हम लोग अपेक्षा करते हैं, क्या क्या उसमें मूल्य होने चाहिए। सबसे पहले तो वो चाइल्ड लेबर के खिलाफ होना चाहिए क्योंकि ये संविधान के अनुसार एक जुर्म है। उसके अलावा उसको कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार काम करना चाहिए, जो दोस्तों मूल्यों की एक संहिता है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसमें एम्पैथी के गुण भी होने चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं उसको लोगों को लाइवलीहुड देने के लिए भी कार्यरत रहना चाहिए। उसके अलावा एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पे उसको सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय की ओर अपना झुकाव बनाए रखना चाहिए। उसके अलावा उसको समाज के प्रति एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये हम कम से कम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक पब्लिक सर्वेंट होगा तो ये कुछ मूल्य उसमें होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या डिसीजन सही है राम मूर्ति का। तो एक तरफ तो आप अगर इसके पॉजिटिव एंगल देखेंगे, सबसे पहले तो भाई राम मूर्ति उसको अपने घर ले आएगा बच्चे को, तो जो बच्चा है अगर वो इस प्रकार ही सड़क पे या कहीं पे रहता तो उसके साथ अलग अलग अपराध होने का डर था। उसके अलावा शायद अगर वो कहीं और काम करने जाता तो उससे भीषण चाइल्ड लेबर कराया जाता जो कि बहुत इंटेंस होता। हो सकता है उसको किसी कोई इंजरी हो जाती, किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम मिलता जहाँ पे उसको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता। दूसरा यहाँ पे दोस्तों ये कह सकते हैं जो ये बच्चा है, हमने देखा ये ऑर्फन है, ये अनाथ है, तो जब ये उसके वृद्ध माता पिता यानी राम मूर्ति के वृद्ध माता पिता का ध्यान रखेगा तो इसको एक फैमिली वाली फीलिंग आएगी। ये भी फैमिली क्या होती है इस बात को समझ पाएगा। और जो वृद्ध लोग होते हैं ये बच्चों को वैसे ही प्रेम करते हैं, तो ये एल्डरली इसको जब प्रेम करेंगे तो इसको एक तरीके से अपने परिवार का प्यार मिलेगा, उसका एहसास होगा, तो ये इसके डेवलपमेंट में भी काम आएगा। उसके अलावा राम मूर्ति कह रहा है कि मैं आपको एजुकेशन के अवसर प्रदान करूंगा, तो इसकी शिक्षा पे भी ध्यान दे पाएगा। हो सकता है अगर ये बच्चा कहीं और जाता जॉब के लिए तो वो इससे चाइल्ड लेबर भी करवाता, यानी बाल श्रम भी करवाता और इसका एक्सप्लॉयटेशन भी करता, प्लस शिक्षा के कोई अवसर इसको देता नहीं, तो यहाँ पे इसको एजुकेशन के अवसर भी मिल जाएंगे। तो इस एंगल से तो लगता है भाई डिसीजन सही है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहले तो किसी भी फॉर्म में है पर है तो वो चाइल्ड लेबर ही, और चाइल्ड लेबर जो है हमारे संविधान के अनुसार वो ठीक नहीं है। और नैतिकता के आधार पर भी अगर आप देखें तो 11 साल के बच्चे से कोई कार्य कराना वो भी ठीक नहीं है। भाई उसको जो पूरा ध्यान लगाने देना चाहिए वो देना चाहिए आपको शिक्षा के ऊपर। और एक ये यहाँ पे सिनेरियो हो सकता था कि जो राम मूर्ति है वो पुलिस को बताता कि इस प्रकार से बच्चा जो है दयनीय हालत में है, अभी इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए, तो पुलिस उसके लिए शेल्टर होम्स का इंतज़ाम कर देती। उसके अलावा पुलिस उसके एजुकेशन के भी अवसर उसको प्रदान कर देती। अब अगर राम मूर्ति उसको सच में हेल्प करना चाहता था तो अब यहाँ पे उसको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है, यानी कि कुछ वित्तीय सहायता उसको प्रदान कर सकता था। तो ये एक सिनेरियो था, लेकिन राम मूर्ति अपने सेल्फिश इंटरेस्ट देखते हुए उसको अपने घर ले आया और अपने वृद्ध माता पिता का ख्याल रखने को उसे कह दिया।
राम मूर्ति ये तो सोच नहीं रहा होगा कि भाई इस बच्चे की कुछ भला हो जाएगा, वो सोच रहा होगा मेरे माता पिता को देख रेख करने वाला एक कोई मिल जाएगा। तो ये जो उसका बिहेवियर था ये नैतिकता के खिलाफ है। छोटे बच्चे से काम कराना नैतिकता के खिलाफ है। उसको पूरी तरीके से सिर्फ शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। यहाँ पे जब वो घर में इतना काम करेगा, उनकी देख रेख करेगा, तो कहाँ से उसके पास पर्याप्त समय बचेगा एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये जो पूरी केस स्टडी है इसको बनाना था। अब दोस्तों हम देखते हैं किस प्रकार हमने उत्तर किया है। सबसे पहले जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में लिखा। भाई राम मूर्ति है, उसके बुजुर्ग माता पिता हैं और वो अनाथ बच्चा है। फिर एक पब्लिक सर्वेंट से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है, क्या क्या उसमें वैल्यूज़ होने चाहिए, ये हमने यहाँ लिखा है। सबसे पहले चाइल्ड लेबर के उसको अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ लोगों के लाइवलीहुड पे उसको फोकस करना चाहिए, सामाजिक न्याय दिलवाना चाहिए, उसको कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लीडरशिप की जो भूमिका है, जो दायित्व है वो उसको अपनाना चाहिए। उसके अलावा हम एक पब्लिक सर्वेंट से एक्सपेक्ट करते हैं उसमें एम्पैथी या करुणा का भाव होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज़ को वो रिस्पेक्ट करना चाहिए, भले ही वो मानव गरिमा हो उसका सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति कंपैशन या फिर करुणा भाव होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो राम मूर्ति का डिसीजन है वो एक तरफ तो ऐसा लगता है कि ये एक्सप्लॉइटेशन ही है किसी अनाथ बच्चे का, और उसके लिए आपने बहाना बना दिया कि हम आपको कुछ पैसा दे देंगे, हम आपको एजुकेशन दे देंगे, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। भाई बेसिकली आप उसका एक्सप्लॉइटेशन ही तो कर रहे हैं। उसको अभी इस उम्र में इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। पूरा उसका ध्यान होना चाहिए पढ़ाई पे, क्योंकि अगर वो शिक्षित हो पाएगा तो ही वह जीवन में आगे बढ़ पाएगा। पर आप उसको कहीं और भी भटका रहे हैं, कहीं और उसका ध्यान लगा रहे हैं, और ये एक काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ही तो है। उसके अलावा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो कहते हैं कि अगर उसने इस प्रकार का डिसीजन लिया तो वो सही था। क्यों? क्योंकि वरना ये जो अनाथ बच्चा था ये कहीं और चला जाता, और कहीं और हो सकता है उसका ज़्यादा शोषण किया जाता, या उससे प्रॉपर चाइल्ड लेबर कराया जाता, जो कि क्रिमिनल है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। लेकिन आप जानते हैं राम मूर्ति जो ये करा रहा है ये काइंड ऑफ हाउस हेल्प है। भाई बच्चे को इतना कोई कड़ा यहाँ पे चाइल्ड लेबर या बाल श्रम कराने के लिए वो कह नहीं रहा, वो बस अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखने के लिए कह रहा है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि बच्चा जो है वो ऑर्फन था, अनाथ था। अब उसको यहाँ पे फैमिली की वैल्यू रियलाइज़ होगी, उसे परिवार के साथ रहने का मौका मिल जाएगा, एक फादर सन रिलेशनशिप वो शायद निभा पाए आने वाले फ्यूचर में। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले भाई चाइल्ड लेबर किसी भी फॉर्म में वो चाइल्ड लेबर ही तो है। अब कम या ज़्यादा इंटेंसिटी क्या होती है, अगर बच्चे से आप श्रम करा रहे हैं, बाल श्रम करा रहे हैं, तो वो चाइल्ड लेबर ही है। तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रहा है जो कि ठीक नहीं है। उसके अलावा राम मूर्ति को अगर इतना ही करना था या बच्चे को अडॉप्ट करना था, बच्चे के बारे में इतनी चिंता थी, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता था। वो बच्चे के लिए एक शेल्टर होम का इंतजाम कर सकते थे जो सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड हो। साथ ही वो बच्चे को कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकता था। अब ये जो शेल्टर होम है ये बच्चे को बढ़िया एजुकेशन दिलाना सुनिश्चित कर सकते थे, पर ये सब उसने ना करते हुए वो अपने को बच्चे को अपने घर ले आया, जो कि फिर यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट की तरह हम दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इसके दोनों ही पहलुओं पे बात की। फिर आप अल्टीमेटली यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलुओं को देखते हुए हम ये समझते हैं कि भाई जो अभी बच्चे को टास्क दिया गया है शायद वो उससे बेहतर फैमिली वैल्यूज समझे, शायद उसको इस यहाँ पे एजुकेशन के बेहतर अवसर मिल सके राम मूर्ति के साथ रहते हुए, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है तो वो अच्छे उसको एजुकेशन दिला पाएगा। तो बच्चे का तो ओवरऑल भला ही है, लेकिन उसको ज़्यादा समय अपनी शिक्षा के प्रति स्पेंड करने के लिए कहना चाहिए, ना कि ज़्यादातर समय वो राम मूर्ति के वृद्ध माता पिता की देखभाल में लगाए। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है भाई मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होते हैं ह्यूमंस में, और आप इनको जस्टिफाई किस प्रकार से करेंगे अभी प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में। यानी कहा गया है कि मानव के नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं, और आप इन्हें वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार उचित सिद्ध कर पाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड को डिफाइन करते हुए। फिर आप बताएं कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति के लिए और सार्वजनिक क्षेत्र में। फिर आप बताएं उनका क्या रेलेवेंस है अभी प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में। यहाँ पर भी दोस्तों आप कोशिश करें कि एग्जाम्पल्स की आप मदद लें। तो दोस्तों इसका उत्तर करते समय सबसे पहले हम लोग मॉरल प्रिंसिपल पे बात करते हैं या फिर मॉरल एटीट्यूड पे बात करते हैं। भाई जो नैतिक अभिवृत्ति होती हैं ये किसी भी व्यक्ति के नैतिक मान्यताओं के ऊपर बेस्ड होती हैं। वो मान्यताएं जो उसको इसमें मदद करती है ये समझने में कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि हम लोग दोस्तों एटीट्यूड को जब डिस्कस करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा ये आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करता है। तो जब आपका नैतिक एटीट्यूड की बात करें या फिर नैतिक अभिवृत्ति की बात करें
तो वो आपकी नैतिक मान्यताओं पर बेस्ड होती है, यानी जो यहाँ से आएंगी वो आपकी नैतिक मान्यताएं जो इसको फ्यूल की तरह सपोर्ट करेंगी। और वो मदद करता है ये पहचानने में क्या सही है और क्या गलत है। जो हमारे नैतिक सिद्धांत हैं दोस्तों, उससे ज़्यादा मजबूत होते हैं हमारी नैतिक अभिवृत्ति। और इसी से जुड़ी हुई अगर मैं नैतिक मूल्यों की बात करूं तो दोस्तों, नैतिक मूल्यों को आप बता सकते हैं कि वो किसी भी प्राकृतिक मूल्यों में सबसे ऊंची होते हैं, सबसे उच्च होते हैं, क्योंकि ये आपका नैतिकता की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसमें कई सारी वैल्यूज आती हैं, जैसे कि सच्चाई पे टिके रहना, जैसे कि प्योरिटी अपने नेचर में बनाए रखना, जैसे कि सत्यनिष्ठा, जैसे कि ब्रिलियंस। तो ये सब वैल्यूज आप इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वैल्यूज आधार होती हैं आपके नैतिक अभिवृत्ति का। साथ ही जो आपकी नैतिक वैल्यूज हैं ये बताती हैं, ये प्रदर्शित करती हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपका नेचर क्या है, आपका परसेप्शन क्या है, आप क्या सोचते हैं, किसी भी सिचुएशन में कैसे आप रिएक्ट करेंगे। और दोस्तों फिर अगर आप ये बताएं कि ये मॉरल वैल्यूज बनती कैसी हैं, यानी कैसे इनको कल्टीवेट किया जा सकता है, तो इसको एजुकेशन या शिक्षा के थ्रू कल्टीवेट कर सकते हैं आप। उसके अलावा आपका धर्म भी आपको सिखाता है कि किस प्रकार से आप नैतिक आचरण करें, नैतिक मूल्यों को अपने अंदर अपनाएं। उसके अलावा आपकी फैमिली इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे कि फैमिली सिखाती है बुजुर्गों का हमको आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। तो ये सब आपकी फैमिली सिखाती है। उसके अलावा दोस्तों चौथा जो फैक्टर है वो है सोसाइटी, यानी सोसाइटी भी आपके मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जैसे ये मॉरल वैल्यूज़ डेवलप होंगी, ये कहीं ना कहीं एक्ट करेंगे आपके मॉरल एटीट्यूड के ऊपर। तो दोस्तों इस प्रकार से तो आप मॉरल एटीट्यूड के बारे में बता सकते हैं। अब अगर पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात करें तो आप बता सकते हैं ये वो एटीट्यूड है जो किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार को शेप देने में मदद करता है, यानी आपके पॉलिटिकल बिहेवियर को ये शेप करता है। अब अगर पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात करें तो क्या है ये बेसिकली आपका पर्सपेक्टिव है, और वो भी स्पेशली क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या राजनीति की बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में जो आपका पर्सपेक्टिव होता है ये उसी को दर्शाता है। जैसे आप कितने ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं यानी देशभक्त हैं, क्या आप पॉलिटिकल लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं या आप पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन को फॉलो करते हैं, ये भी चीज़ें दर्शाता है। तो यानी राजनीति के प्रति आप क्या पर्सपेक्टिव, क्या दृष्टिकोण रखते हैं, इसको शेप करने में आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड आपकी मदद करता है। अब दोस्तों अगर बात करें कि आज के जीवन में या प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में ये दोनों कैसे हमारी मदद कर सकते हैं, तो अगर आपका मॉरल एटीट्यूड रहेगा तो आप गलत कार्य करने से डरेंगे। राजनीति में आजकल आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा करप्शन चल रहा है, कितना भ्रष्टाचार है, तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं मॉरल एटीट्यूड आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि ये टिका होता है आपके नैतिक वैल्यूज़ पे, नैतिक मूल्यों पे। और आपके नैतिक मूल्य जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कल्टीवेट होते हैं आपकी फैमिली से, सोसाइटी से। तो जो आपके अंदर अच्छे मूल्य होंगे वो आपको इस तरीके के गलत कामों में संलग्न होने से बचाएंगे। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात करें तो राजनीति के प्रति आप किस प्रकार का नज़रिया रखते हैं ये उसको दर्शाते हैं। आज जब वोटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है तो आप में पॉलिटिकल एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छा पॉलिटिकल एटीट्यूड आपके अंदर है तभी आप समझ पाएंगे कि आप अपना वोट किस पार्टी को दें, किस पार्टी या किस व्यक्ति में वो क्षमता है कि वो उस प्रकार का बदलाव ला पाए जो कि आपने सोचा है, जो आपने अपेक्षा की है, वो उस पर खरा उतर पाए। तो इसके लिए भी पॉलिटिकल एटीट्यूड ज़रूरी है। इस प्रकार से आप और कुछ उदाहरण देके अपना उत्तर बेहतर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों हमने उसका उत्तर किस प्रकार लिखा है। सबसे पहले मॉरल बिलीफ की बात हुई है, ये बताता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, यानी आपकी नैतिक मान्यताएं आपको सही और गलत में फ़र्क करना बताती हैं, और यह आपके नैतिक अभिवृत्ति, नैतिक दृष्टिकोण की नींव होती है। अब जो मॉरल एटीट्यूड है ये मॉरल प्रिंसिपल से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। भाई ये तो आपके सिद्धांत ये आपके मन में चलते हैं, लेकिन एटीट्यूड जो है वो आप किसी सिचुएशन को देख के बिहेव करते हैं या फिर करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जब आपका जो एटीट्यूड है वो नैतिक होगा तो अपने आप सही दिशा में ही कार्य करेंगे। फिर अगर दोस्तों एथिकल वैल्यूज़ की बात करें तो ऐसा कहा जाता है सभी प्राकृतिक वैल्यूज़ से, सभी प्राकृतिक मूल्यों से ये उच्च होती है, ये बेहतर होती है। अब मॉरल वैल्यूज़ में कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, गुडनेस है, प्योरिटी है, ट्रुथफुलनेस है, ह्यूमिलिटी है, ब्रिलियंस है। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें से कुछ 2-4 एग्जाम्पल आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। फिर दोस्तों देखा गया है कई सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें पता पड़ा है जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हमेशा इंडिविजुअल की वैल्यूज़ जैसी ही होती हैं, यानी आपके जो नैतिक मूल्य हैं वो आपके व्यक्तिगत मूल्य होंगे, वो आपने जो परिवेश में आप रहे हैं उससे डेवलप किए हैं, उससे कल्टीवेट किए हैं, तो अब वो आपके व्यक्तिगत मूल्य बन चुके हैं। इसी तरीके से वो एक व्यक्ति के अंदर, उसके दिमाग में, उसके जहन में रहते हैं। जो व्यक्ति मॉरली गुड है यानी कि जो नैतिक तौर पे अच्छा है, या फिर वो व्यक्ति
नैतिक तौर पे खराब है, ये डिसाइड किया जाता है उसके एक्शन से, उसके एटीट्यूड से, उसके विल और एफर्ट से, उसके लव और हेट्रेड से, उसके जॉय और सौरो से, और उसका फंडामेंटल एटीट्यूड से, यानी उसकी जो मूल अभिवृत्ति है उससे। एक व्यक्ति की पर्सनालिटी उसकी मॉरल वैल्यूज से जज की जाती है। क्या वो हम्बल है, प्योर है, ट्रस्टवर्दी है और अफेक्शनेट है। कई सारे मॉरल कन्विक्शंस हमारे अंदर बसे होते हैं और कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसको बसाने में मदद करते हैं, जैसे फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन और एजुकेशन। यही सब जो है आपके मॉरल वैल्यूज या आपके नैतिक मूल्यों को बनाने में मदद करते हैं। जिस परिवेश में आप रहे हैं वो आपके नैतिक मूल्यों को अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने मॉरल वैल्यूज के बारे में लिख सकते हैं। ये हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनाया है। आपके पास शब्द सीमा लिमिटेड होती है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बनाएं, इसमें से कुछ पॉइंट उठाएं। ये जो पॉइंट है, इस प्रकार के पॉइंट आप इसमें से हटा भी सकते हैं। इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो आपके मॉरल एटीट्यूड है उनका कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशन भी होता है, यानी जो नैतिक आपकी अभिवृत्ति है उनका सकारात्मक निहितार्थ भी होता है, और वह यह है कि ये जो है शक्तिशाली भावनाओं में उलझे हुए हैं। यानी दोस्तों, अगर हम कोई अनैतिक कार्य करते हैं तो हमको डर लगता है कि कहीं हमें सोसाइटी से ऑस्ट्रेसाइज ना कर दिया जाए। इनफैक्ट अगर आप नैतिक एटीट्यूड भी अपनाएंगे, नैतिक अभिवृत्ति भी अपनाएंगे, तो भी कई बार हमें डर लगता है कि भाई हमको कहीं सही मार्ग पे चलने के लिए अकेला ना छोड़ दिया जाए, कहीं हमें सोसाइटी से अलग ना कर दिया जाए। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ये वाला जो पैराग्राफ है आप ये छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। फिर हम पॉलिटिकल वैल्यूज़ की बात करें तो बेसिकली आपके पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप करती है कि आप किस प्रकार से राजनीतिक व्यवहार अपनाते हैं। उसको आकार देने में आपके राजनीतिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। फिर अगर हम लोग राजनीतिक अभिवृत्ति की बात करें दोस्तों, तो ये लोगों के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है। कहाँ के पर्सपेक्टिव है? पब्लिक लाइफ के पर्सपेक्टिव पे, जिसमें पॉलिटिकल साइकोलॉजी के विभिन्न आयाम कवर होते हैं। जैसे आप कितने नेशनलिस्ट हैं, आप पॉलिटिकली कंजर्वेस्ट हैं क्या, आप पॉलिटिकली लिबरल हैं या पॉलिटिकली आप रेडिकल हैं। ये जो सब विचारधाराएं हैं ये कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड में झलकती हैं और यही आपके एटीट्यूड को फॉर्मुलेट करने में मदद करती हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल एटीट्यूड को हम इससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो बिलीफ हैं, यानी वो मान्यताएं हैं और वो मूल्य हैं जो राजनीतिक व्यवस्था के संचालन को रेखांकित करते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। ये जो दृष्टिकोण थे ये प्रभावित कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसे राजनीति में भाग लेता है, वे किसे वोट देता है और वे किन राजनीतिक दलों का समर्थन करता है। यानी आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड इन सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं और ये प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस या जागरूकता बढ़ती जा रही है, लोग राजनीतिक तौर पर भी ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। तो वोट देना, किस पार्टी को वोट देना, कौन उनके अपेक्षाओं को पूरा करेगा, ये सब तभी आपके दृष्टिकोण में शामिल हो पाएगा जब आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड उस तरफ आपको झुकाव दिलाता हो। राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो हम किसी व्यक्ति की मतदान वरीयताओं, पसंदीदा राजनीतिक विचारधाराओं, पसंदीदा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बारे में यहाँ से हमें पता पड़ सकता है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है जेंडर रिलेटेड जो भी नेगेटिव एटीट्यूड है उसके साथ क्या जुड़े हुए रूट कॉजेज हैं और क्यों वो इतने रिजिड हैं। यानी लिंग संबंधी नकारात्मक अभिवृत्ति के मूल कारणों की विवेचना आपको करनी है और यह इतने दृढ़ क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार का जब आपको उत्तर लिखना होता है तो आप अभी क्या सिचुएशन चल रही है जेंडर रिलेटेड पैमानों पर, उसके अलावा क्या पोजीशन चल रही है सोसाइटी में महिलाओं की, इस सब को लिख के अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। और बेहतर तरीका है आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा देख के अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दे सकते हैं, उसमें आप ये बता पाएंगे कि कैसे अभी भी लैंगिक असमानता इतनी ज़्यादा मौजूद है। क्योंकि जेंडर रिलेटेड नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में आपको बात करना है तो आपको कुछ नेगेटिव दे के ही शुरू करना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा सकता है, किस प्रकार से लैंगिक असमानता बढ़ती जा रही है, वो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, उसको हटाना किस प्रकार से बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये सब बातें शुरू करके या फिर देकर आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ये आप बना सकते हैं। फिर आप दोस्तों मेन रीजंस बताइए कि ऐसा एटीट्यूड लोग क्यों कैरी करते हैं और बताइए क्यों ऐसा एटीट्यूड इतना रिजिड है कि उसको बदलना मुश्किल हो जाता है और उसको एलिमिनेट करना तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया शुरुआत तो आप यहाँ पे डेटा देके कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे रीजंस के बारे में कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से जेंडर के प्रति लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड है, महिलाओं के प्रति लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड है। तो इसमें सबसे पहला कारण तो पॉवर्टी या फिर निर्धनता लिख सकते हैं आप। भाई जब गरीब के पास पैसा कम होता है तो वो प्रेफर करता है क्यों नहीं बेटे को ही स्कूल भेजा जाए, बेटी को तो वैसे भी शादी करके
किसी और के घर जाना है, तो क्यों उसकी शिक्षा पर पैसा खर्च किया जाए। तो ये जो विचारधारा है ये कहीं ना कहीं गरीबी से संबंधित है। फिर दोस्तों हमारा जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, जो हमारे पुरुष प्रधान समाज की विचारधारा है, वो इस प्रकार से होती है कि वो मानते हैं महिलाओं को तो घर के भीतर ही रहना चाहिए, वो एजुकेशन या किसी भी प्रकार के अधिकार लेने के लिए बाहर घर से नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो शिक्षित हो गई तो वह पुरुष का कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ पाएंगी, पुरुष के बराबर वो आ पाएंगी। और जो पुरुष प्रधान समाज है वो हमेशा महिलाओं को पुरुष से नीचे ही रखना चाहता है। एजुकेशन एक जरिया बन सकता है जिसकी वजह से ये महिला ऊपर आ जाए इस हायरार्की में और पुरुष के बराबर आके खड़ी हो जाए। तो इसीलिए भी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो महिलाओं को ऊपर उठने नहीं देना चाहता, इसीलिए उनको एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता। आमतौर पर दोस्तों देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको किसी भी बड़े डिसीजन में भागीदारी नहीं दी जाती, उनसे बड़े डिसीजन के बारे में पूछा नहीं जाता, जो कि गलत है। वो भी इनके प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड को और बढ़ावा देते हैं। फिर जैसे हमने बात की थी ऊपर दोस्तों, एजुकेशन भी एक फैक्टर है। कम एजुकेशन के कारण जो साक्षरता दर है महिलाओं का और पुरुषों का, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा अंतर देखेंगे। अगर महिलाओं को बेहतर एजुकेशन दे दी जाए तो वह पुरुषों से अच्छा काम कर सकती हैं या कम से कम उनके बराबर कार्य तो कर ही सकती हैं। और यही जो विचारधारा है ये पेट्रियार्कल सोसाइटी को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वो महिलाओं को शिक्षा से दूर रखे। फिर एक कारण अपने आप में ये भी है कि महिलाओं के बीच में ही जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। उनको अपने खुद के अधिकारों के बारे में नहीं मालूम है, जिसकी वजह से जो पुरुष प्रधान वाली मानसिकता या सोच चलती है वही चलती चली आ रही है। कई सारी दोस्तों हमारे समाज में इस प्रकार की रीतियाँ रिवाज चल रहे हैं, ऐसी परंपराएं चल रही हैं जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करती हैं, जो भेदभावपूर्ण है, और उससे भी महिलाओं के खिलाफ एक नेगेटिव एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है। जब एक बच्चा इस प्रकार की प्रथाएं देखता है तो बड़ा होकर वो भी वही कल्टीवेट करता है और आने वाले समय में वो भी महिला के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करता है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है नेगेटिव एटीट्यूड कंटिन्यू होता चला जाता है। किसी एक जगह पे आपको बदलाव लाना ज़रूरी है जिससे उस पीढ़ी की जो चेंज चल रही है वो टूट सके और जो उसके बाद की पीढ़ी आए वो कम से कम महिलाओं का सम्मान कर सके। तो अब दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से हमने इसका उत्तर बनाया है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कुछ डेटा लिख के हमने शुरुआत की है। हमने यहाँ पे एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के बारे में बताया जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पब्लिश की जाती है। इसमें 146 देशों में भारत का 135वां स्थान था, जो कि बहुत खराब परिस्थिति को दर्शाता है। अगर हम हेल्थ एंड सर्वाइवल सब इंडेक्स की बात करें तो इंडिया के 146 प्लेस था 146 में से, यानी सबसे नीचे इंडिया का ही नंबर था। ये तो और भयावह स्थिति को दर्शाता है। और ये उन 5 कंट्रीज के साथ रैंक किया गया था जिनमें करीब 5% से ज़्यादा जेंडर गैप है। उनमें कतर थी, पाकिस्तान थी, अजरबैजान थी, चाइना थी और 5वां भारत था। तो ये जो डेटा है ये हमको बदलाव की ओर प्रेरित करता है। ये कहता है कि भाई स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या क्या महिलाओं से संबंधित जेंडर रिलेटेड नेगेटिव एटीट्यूड है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। पहले हम बात करेंगे क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से ये नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया है। पॉवर्टी, मैंने बताया जब पैसे की कमी होती है तो सोचा जाता है कि भाई लड़की तो आगे जाके शादी करके दूसरे घर में जाएगी, तो उससे बेहतर अपने बच्चे को स्कूल भेज दें जिससे वो कुछ सीखेगा तो घर में कुछ पैसा कमा के लाएगा। और ये जो विचारधारा है ये महिलाओं को और बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते। फिर पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर हमारे जो भारतीय समाज का है, यानी जो पितृसत्तात्मक संरचना है, ये भी महिलाओं के खिलाफ नेगेटिव एटीट्यूड को बढ़ाने में योगदान देते हैं। जो बेसिकली पेट्रियार्कल सोसाइटी है इसमें मेन और वुमेन के बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला है वो पुरुष से हमेशा स्तर में नीचे रहेगी और अगर उसको यहाँ पे एजुकेशन दे दी गई तो वो ऊपर चढ़ जाएगी और पुरुष से बेहतर काम कर सकती है, कम से कम पुरुष के बराबर करेगी। और फिर अगर ऐसा हो गया तो ये सीधी चुनौती देता है हमारे पितृसत्तात्मक संरचना को। तो समाज की इस संरचना के कारण भी महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही। महिलाओं को भाई अपने पिता या पति के घर का सदस्य माना जाता था और ऐसा सोचा जाता था कि महिलाओं की आवाज़ के या उनके डिसीजन का कोई महत्व नहीं है। जो पिता कहेंगे उनको या तो वो करना पड़ेगा या जो पति कहेगा उनको वो करना पड़ेगा। तो उनको डिसीजन मेकिंग में भी अहम कुछ भूमिका दी नहीं गई थी। फिर दोस्तों एजुकेशन की कमी है, इलिटरेसी है, यानी कि अगर हम लोग अभी भी पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में गैप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गैप आप पाएंगे। और समस्या ये नहीं है कि कम महिलाएं भारत में हैं जो साक्षर हैं, समस्या ये है कि महिलाओं के बीच में जागरूकता ही नहीं है, उनको उनके राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। भाई अगर उनको उनके अधिकारों के बारे में पता होगा तो वो आंदोलन कर सकती हैं कि भाई हमें शिक्षा का एक्सेस चाहिए,
हमें शिक्षित होना है। ये तब सब आ पाएगा जब उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाए, जब उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया जाए। अभी होता यह है कि जो परंपराएं या जो संस्कृति चलती आ रही है, महिलाएं उनके अनुसार ही खुद को ढाल लेती हैं और वो सोचती हैं कि हमें हमेशा पुरुषों के सबऑर्डिनेट ही रहना पड़ेगा। लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि उनको अगर सही शिक्षा मिल जाए, सही उनको कौशल प्रशिक्षण मिल जाए, तो वो शायद पुरुषों से भी बेहतर कार्य कर सकती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि उनको आप जागरूक बनाइए और उनको शिक्षित करिए। और दोस्तों, पांचवा एक फैक्टर है जो हमारे सोशल प्रैक्टिस, जो कस्टम, जो बिलीफ चलते आ रहे हैं, यानी जो परंपराएं चलती आ रही हैं, जो विश्वास चलते आ रहे हैं, जो धारणाएं चलती आ रही हैं और जो सामाजिक व्यवहार चलता आ रहा है। दोस्तों, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये ट्रांसलेशन में कुछ गलती हो गई। ये मान्यताएं होगा, ये विश्वास होगा और जो सामाजिक व्यवहार है ये। दोस्तों, जो सोसाइटी का एटीट्यूड है, जो कन्वेंशन है, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ये भी बहुत अहम योगदान निभाती हैं, बहुत अहम भूमिका निभाती हैं महिलाओं की सबऑर्डिनेट पोजीशन को बनाए रखने में। क्योंकि जो पुरानी प्रैक्टिस चल रही है उसके तहत महिलाओं को अवसर नहीं दिए जाते थे किसी भी चीज़ के, उनके कोई अधिकार नहीं मानता था, तो वही चलते चले आ रहे हैं। अब आज के समाज में जब महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, कुछ अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और वो जो पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं वो आज भी वहां पे जीवित हैं। इसकी वजह से भी महिलाओं के प्रति या जेंडर के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमको करना ये चाहिए कि अभी कोशिश करनी चाहिए लैंगिक समानता की तरफ हम आगे बढ़ सकें। अगर ऐसा करना है तो इन इश्यूज को एड्रेस करना बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहिए और उसको इस मैनर में इम्प्रूव करना चाहिए कि वो अपेक्षित परिणाम को हासिल कर पाए। हमको इसमें कुछ क्षेत्रों पे काम करना चाहिए, जैसे कि हमको सबसे पहले महिलाओं और पुरुषों को दोनों को समान शिक्षा तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। उसके अलावा महिलाओं को नेतृत्व और आर्थिक सफलता के अवसर प्रदान करने चाहिए। महिलाओं को शारीरिक और यौन शोषण से बचाना चाहिए। बाल विवाह को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह के चलते महिलाओं का बहुत जल्दी अर्ली एज में विवाह हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पाती। वरना होना ये चाहिए कि महिलाओं को पहले एजुकेट होना चाहिए, फिर उसके अलावा उनकी स्किल को डेवलप करवाना चाहिए और फिर उनको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। इस पद पे आके, इस स्तर पे आके फिर वो अपनी शादी के बारे में सोच सकती हैं। तो बाल विवाह की जो परंपराएं, जो कुप्रथाएं चल रही हैं, उनको खत्म करने का अब वक्त आ चुका है। महिलाओं को सबसे जरूरी ये बात है कि उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। इन 5 मूलभूत कारकों को केंद्रित करके हम अपने समाज में लैंगिक समानता प्राप्त कर सकते हैं। ये दोस्तों ना तो कठिन है, ना ये असंभव है, और अगर हम सब मिल के प्रयास करें तो इसको हम पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे एटीट्यूड के बारे में पूछा गया है। कहा गया है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक व्यक्ति के एटीट्यूड के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और किसके प्रति, तो सोशल प्रॉब्लम्स के प्रति। इसका आपको एग्जाम्पल देना है, फिर यहाँ पे इसको समझाना है। अगर यहाँ पे देखें तो सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको बताना है और साथ में यहाँ पे आपको उदाहरण देने हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एटीट्यूड को डिफाइन करते हुए या फिर मनोवृत्ति को परिभाषित करते हुए अपना उत्तर शुरू करेंगे। फिर आगे इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट और बताएंगे, इसके साथ जुड़े हुए फैक्टर्स पे बात करेंगे, और जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक व्यक्ति के एटीट्यूड के डेवलपमेंट में मदद करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स के प्रति, उनका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। साथ ही हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर इसकी शुरुआत में बताऊं तो आप एटीट्यूड को डिफाइन करके यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। एटीट्यूड का आप लिख सकते हैं कि भाई ये जजमेंट है, ये पर्सपेक्टिव है, ये आपका नज़रिया है कि आप किसी भी घटना को, किसी व्यक्ति को, किसी एक परिस्थिति को किस प्रकार से देखते हैं, कैसे उसमें रिएक्ट करते हैं। ये आपके एटीट्यूड या फिर आपकी मनोवृत्ति कहलाती है। अब दोस्तों, ये जो एटीट्यूड है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। साथ ही अगर आप और देखें तो ये एक्सप्लिसिट हो सकता है, यानी कि हम लोग इसको स्पष्ट मनोवृत्ति या स्पष्ट अभिवृत्ति कहते हैं, या फिर ये इम्प्लिसिट भी हो सकता है जिसको हम निहित मनोवृत्ति या निहित अभिवृत्ति कहते हैं। ये बेसिकली दोस्तों हमारे वो सचेत बिलीफ हैं, वो मान्यताएं हैं जिनके बारे में हम कॉन्शियस हैं, हम जिनके बारे में सचेत हैं और जो हमारे व्यवहार को और हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। और जो इम्प्लिसिट होते हैं, यानी कि जो निहित आपकी मनोवृत्ति है, वो आपके अचेतन विश्वास हैं, यानी आपके अंदर हैं लेकिन अनकॉन्शियस हैं। आपको मालूम नहीं है कि आप कहाँ पे किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, पर वो जो अनकॉन्शियस आपके अंदर कहीं ना कहीं एटीट्यूड पनप रहा है, वो आपको मदद करता है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करने पे और अलग अलग निर्णय लेने में वो आपकी मदद करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके अंदर निहित है, ये अनकॉन्शियस है, आपके न जानते हुए भी वो आपके अंदर है।
एक्सप्लिसिट ऐसा है जिसके बारे में आप अवेयर हैं। भाई आपको मालूम है कि किसी एक चीज़ से अगर आपको घृणा है तो आपको मालूम है जैसे ही वो चीज़ आपके सामने आएगी आप उससे दूर हट जाएंगे। तो इसमें आपको पता है कि भाई ये चीज़ मेरे सामने आते ही मैं इससे दूर हट जाऊंगा। परंतु कुछ ऐसे एटीट्यूड होते हैं जो आपके अंदर ही निहित होते हैं, जिसमें आपको मालूम नहीं है कि आप ऐसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन आप एकदम से कर देते हैं। जैसे दोस्तों मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, आपको उससे नफरत है, आपको उससे घृणा है, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, आपकी चॉइसेस अलग हैं, तो आप किसी व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए देखेंगे तो आप उससे दूर हट जाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि उस सेम माहौल में आप ना रहें जिससे कि उससे होने वाले नुकसान आप तक ना पहुंचे। तो दोस्तों ये तो आपके अंदर समाये हुए हैं, ये आपके एक्सप्लिसिट एटीट्यूड है, क्योंकि आपको मालूम है भाई सिगरेट से आपको नफरत है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर मानते हैं आपको कहीं बहुत ज़्यादा धुआं भी दिखता है तो भी आप धीरे से उससे दूर चले जाते हैं। आप एक स्वच्छ पर्यावरण में रहने के प्रयास करते हैं, उससे दूर रहते हैं। तो ये आपको मालूम नहीं है, आपके अंदर है, लेकिन फिर भी आपको जैसे ही कुछ दिखता है आप वहाँ से हट जाते हैं। तो ये अब बहुत मोटे मोटे तौर पे हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि भाई एक्सप्लिसिट एटीट्यूड क्या होता है और इम्प्लिसिट क्या होता है, क्या आपके अंदर निहित है और क्या अलग से आप समझते हैं। वो आपको अलग सिचुएशंस में अलग अलग परिस्थितियों में रिएक्ट करने में मदद करता है। अब दोस्तों हम देखते हैं किस प्रकार इसका हमने उत्तर बनाया है। सबसे पहले एटीट्यूड को हमने डिफाइन किया है। क्या है ये वो जजमेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, इवेंट या किसी दूसरे इंडिविजुअल के प्रति आपकी धारणाएं बनाने में मदद करते हैं। यानी ये वस्तुओं, अवधारणाओं, घटनाओं और अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में आपको निर्णय लेने में मदद करता है, आपका व्यवहार को परिवर्तित करता है। अब अगर मनोवृत्ति की बात करें तो ये सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं, साथ ही ये स्पष्ट हो सकते हैं या फिर ये निहित हो सकते हैं। स्पष्ट में मैंने आपको बताया ये सचेत विश्वास हैं या सचेत मान्यताएं हैं जो आपके अंदर बसी हुई हैं, जो आपके व्यवहार को और आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। निहित की बात करें दोस्तों तो ये अचेतन विश्वास है, यानी अनकॉन्शियस है, आपके अंदर बसा हुआ है, जो अलग अलग परिस्थितियों में आपको निर्णय लेने में मदद करता है और आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। अब दोस्तों अगर हम लोग एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे एक लॉरेंस कोहलबर्ग का मॉडल है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, और इसको हम लोग एक कास्ट सिस्टम के जरिए समझ सकते हैं। इस प्रकार का उत्तर हमने पहले भी एक जगह लिखा था दोस्तों, तो ये जो आप आंसर देखेंगे मोरलेस हमने वही लिया है, वही सेम है हमारा आंसर, क्योंकि वो भी क्वेश्चन इसी प्रकार का था। इस क्वेश्चन की थोड़ी भाषा बदल दी गई है, लेकिन इसका जो जिस्ट है, जो इसका निचोड़ है वो सेम है। वहाँ पे भी सोशल प्रॉब्लम्स के संदर्भ में आपका एटीट्यूड किस प्रकार फॉर्म होता है ये पूछा गया था। यहाँ पे भी वही पूछा गया है कि आपका एटीट्यूड किस तरीके से फॉर्म होता है सोशल प्रॉब्लम्स के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे दो अलग अलग परिदृश्य लिए गए हैं। सबसे पहले तो एक हमने लिया अर्बन एरिया जो है, यानी कि जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पे जो हाई कास्ट इंडिविजुअल्स होते हैं वो बेसिकली इतने विकसित हो चुके हैं या फिर इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि वो अब मेरिट बेस्ड सिस्टम में भरोसा रखते हैं। वो कास्ट में ज़्यादा मानते नहीं हैं। जो कास्ट की लाइनें थीं, जो उसके बीच में विभेद हुआ करते थे पहले के समय में या फिर जो आज भी देखे जाते हैं ग्रामीण इलाकों में, वो शहरी इलाकों में इतने ज़्यादा हैं नहीं, वो धूमिल होते जा रहे हैं। यहाँ पे शहरी जो व्यक्ति है, जो उच्च जाति का है, उसके पास पर्याप्त शिक्षा के अवसर हैं, उसके पास पर्याप्त धन है और जो संसाधन है उसके भी अच्छी मौजूदगी है, अच्छी अवेलेबिलिटी है। इसकी वजह से जो जाति का एक सिनेरियो था, जो एंगल था, वो अदृश्य बन गया है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो योग्यता के आधार पर ही खुद सफल होते हैं और बाकी लोगों को सफल होते देखना चाहते हैं। यानी कि ये एक समतावादी व्यवस्था की ओर हमको ले जाता है, उसकी ओर पॉइंट करता है, और इसी वजह से ही आरक्षण का विरोध करते हैं। भाई ये कहते हैं जब इस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, इस क्षेत्र में रहने का जो किराया है वो है 20,000 रुपये प्रति महीना या फिर प्रति माह, तो अगर हम भी वो दे रहे हैं, आप भी वो दे रहे हैं, तो आप में और हम में कैसे फ़र्क हुआ? आपके पास भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, हमारे पास भी हैं, तो आपको रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? इस प्रकार की धारणा ये लोग रखते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर मैं दूसरी तरफ देखूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाई कास्ट इंडिविजुअल्स हैं वो अभी भी कास्ट सिस्टम में मानते हैं, वो उस स्तरीय जाति व्यवस्था को मानते हैं, उस स्तरीकृत जाति व्यवस्था को मानते हैं, क्योंकि इससे इनको अपनी जो डोमिनेंस है वो स्थापित करने को मिलती है। भाई जो पहले के समय से चली आ रही जो जाति प्रथा है, जिसके अनुसार विभिन्न स्तरों में डिवाइड किया गया है लोगों को उनकी जाति के आधार पर, तो इसमें जो उच्च जाति के लोग हैं या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जिनकी हाई कास्ट मानी जाती है, तो वो चाहते हैं इस प्रकार का सिस्टम अभी भी चलता रहे। वो इसी के फेवर में होते हैं, क्योंकि इससे उनको अपनी प्रिविलेज पोजीशन बनाए रखने में मदद मिलती है। जो उनको विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं, उस परिस्थिति को, उस पोजीशन को, उस पद को बनाए रखने में इनको मदद मिलती है। तो इसीलिए वहाँ पे एटीट्यूड अलग है। अब जैसे आपने अर्बन एरियाज में देखा तो वहाँ पे कास्ट को लेके एटीट्यूड बिल्कुल अलग है। वो चाहते हैं कि कास्ट वास्ट कुछ ना हो, रिजर्वेशन ना हो,
बल्कि सब लोगों को मेरिट के आधार पर लिया जाए, क्योंकि उनको मालूम है सभी संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हैं, उनको मालूम है कि यहाँ पे पर्याप्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं। तो वो कह रहे हैं अगर सब कुछ वही चीज़ जो हमें मिल रही है आपको भी मिल रही है तो ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सब कुछ मेरिट बेस होना चाहिए। पर वहीं पे अगर आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को या ग्रामीण व्यवस्था को देखेंगे तो वहाँ पे अभी भी लोगों की मानसिकता जो है, एटीट्यूड जो है, मनोवृत्ति जो है वो कास्ट के प्रति नेगेटिव है। वो सालों पुरानी जो प्रथाएं चल रही हैं उसको अभी भी जीवित रखना चाहते हैं, वो अपनी ये प्रिविलेज पोजीशन बनाए रखना चाहते हैं समाज में। तो ये तो दो लोग हो गए। अब तीसरे हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं एक नया जो जाति का उदय हुआ है, यानी एक निचली जाति का उदय हुआ है जो यहाँ पे है, परंतु वो आरक्षण के लाभों से आगे नहीं बढ़ पाया है। तो वो आज भी समाज के वंचित वर्गों में कैलकुलेट किया जाता है, उसमें आज काउंट किया जाता है। उनके खिलाफ ऐतिहासिक पूर्वाग्रह रहे हैं, उनके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है, उनके पास पर्याप्त शिक्षा के अवसर मौजूद नहीं है, उनके साथ आज भी भेदभाव होता है। तो उन लोगों का कास्ट के प्रति एक अलग ही एटीट्यूड बनता है। तो यानी दोस्तों हम देख रहे हैं जिस परिवेश में आप रहते हैं, जैसा आप आसपास देखते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, उस समाज के, उस परिवेश के, उस व्यवस्था के आधार पर आपके एटीट्यूड को फॉर्मेशन में मदद मिलती है, आपकी मनोवृत्ति उसके आधार पर तैयार होती है। अब दोस्तों जो ये लोग हैं हाई कास्ट जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, अगर वो इन लोगों को देखते हैं तो वो कहते हैं भाई हम लोग हालांकि रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है, लेकिन ऐसे डिसएडवांटेज सेक्शन को यानी ऐसे वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए, प्रॉपर वेलफेयर मेजर्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। यानी वो इनका कल्याण करना चाहते हैं, वो चाहते हैं इनको समाज में आगे बढ़ाया जाए, इनके पास जिस चीज़ की कमी है वो इनको पूरी तरीके से दिया जाए, उसकी आपूर्ति की जाए। तो अगर वो इस माहौल को देखते हैं तो उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग हो जाता है। तो हम यहाँ पे समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं जैसे आपके आसपास की सिचुएशन होती है आपका एटीट्यूड उसी अकॉर्डिंग तैयार होता है। जो आपका यहाँ पे परमानेंट एटीट्यूड है अर्बन हाई क्लास या हाई कास्ट इंडिविजुअल्स में, वो तो ये है कि रिजर्वेशन जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो वंचित वर्ग को देखते हैं तो ये एटीट्यूड थोड़ा पीछे हो जाता है और उनको लगता है कि इस वंचित वर्ग के कल्याण के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। यानी कि ये सूचना पर आधारित एक स्वतंत्र मानसिकता के निर्माण के कारण सभी जातियों के शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने पे, उसके अलावा कमज़ोर लोगों के कल्याण की तरफ अपना झुकाव दिखाते हैं। अब ये व्यवहार, ये एटीट्यूड, ये मनोवृत्ति जो आती है वो कहाँ से आती है? वो समाज को देखने से, उसके अलावा आपकी फैमिली, आपके माता पिता के मूल्यों से, उसके अलावा आप जिस परिवेश में रहते हैं उसके कारण ये आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। तो दोस्तों इस प्रकार एग्जाम्पल की मदद से आप ये दे सकते हैं कि कैसे सोसाइटी के प्रति आपका अलग अलग प्रकार का एटीट्यूड डेवलप होता है। फिर दोस्तों आप कोई सामाजिक मुद्दा लेके भी कर सकते हैं, जैसे कि आप LGBT का मुद्दा ले सकते हैं, आप किसी बीमारी के बारे में कह सकते हैं, जैसे कि आप HIV एड्स के बारे में कह सकते हैं। कई लोगों का तो इसके प्रति जो है वो सहानुभूति का भाव होता है, वो इसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, और कई लोगों का इसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, वो इन लोगों से दूर हटते हैं, इनके साथ भेदभाव करते हैं, इनको अपशब्द कहते हैं, इनका अपमान करते हैं। तो ये जो आपका एटीट्यूड फॉर्म हुआ है ये कैसे हुआ है? पीछे आपकी सोसाइटी इसको किस प्रकार से देखती है, आपकी फैमिली में इसको किस प्रकार से देखा जाता है, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको क्या सिखाया जाता है। ये सब जो फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन में मदद करते हैं, जिसकी वजह से समाज के अलग अलग मुद्दों पे, समाज के अलग अलग विषयों पे आपके विभिन्न एटीट्यूड या मनोवृत्ति डेवलप होती है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी और डेडिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि आज ऑब्जेक्टिविटी और डेडिकेशन दोनों ही है जो वो नीड ऑफ द आवर हैं सिविल सर्विसेज में। यानी आज लोक सेवाओं में वस्तुनिष्ठा एवं निष्ठा समय की मांग है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो कैसे सिद्ध कर पाएंगे आप? एग्जाम्पल यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम करते हैं, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन कीजिए, फिर आप डेडिकेशन को डिफाइन कीजिए। यानी आप परिभाषा दीजिए, पहले वस्तुनिष्ठा की, फिर निष्ठा की। फिर बताइए उनका सिविल सर्विसेज में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है उनका सिविल सेवाओं में। बाद में आप ये बताइए कि ये आज के युग में यानी प्रेजेंट टाइम में सिविल सर्विसेज में क्यों ज़रूरी हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय में ये क्यों आवश्यक है सिविल सेवाओं में, इसका आप जिक्र करते हुए अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर पहले हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसको आप इस तरीके से कह के परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक ऐसा गुण है जो आपको रैशनल थॉट प्रोसेस पे ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी ये आपको तार्किक बनाता है, ये आपको तर्क संगत तरीके से कार्य करने में मदद करता है। ये साथ में आपकी मदद करता है कि जो भी नियम कानून लिखे गए हैं, जो कि स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी कहीं प्रिस्क्राइब्ड हैं, आप उसके अनुसार ही कार्य करिए। उसमें जो लिखा गया उसके अनुसार ही आपके सब कृत्य होने चाहिए।
फिर दोस्तों ये बताता है कि जो भी आपको निर्णय लेना है या फिर जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आपको रैशनल थॉट प्रोसेस के आधार पर लेना है, यानी किसी भी चीज़ के एविडेंस को देखते हुए उसमें क्या सबूत हैं, आप डेटा को देखिए कि डेटा क्या उसको सपोर्ट करता है, और फिर अल्टीमेटली इन सब को देखते हुए आप अपना डिसीजन तय कीजिए, आपका अपना डिसीजन लीजिए। अब अगर हम बताएं तो दोस्तों आज के दौर में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा प्रचलित है, भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगर एक सिविल सर्वेंट की बात करें तो जब उसको किसी की नियुक्ति करनी होती है या फिर अगर आप बताएं कोई कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, मान लीजिए सरकार को एक हाईवे बनाना है, तो हाईवे बनाने के लिए बिडिंग सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे ऑक्शन हो रहा है, तो सिविल सर्वेंट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, कोई लोक सेवक इसके लिए जिम्मेदार है कि वो किसको कॉन्ट्रैक्ट दे। अब देखा गया है कि भाई आमतौर पर कोई एक कॉन्ट्रैक्टर या तो उसकी जान पहचान का होगा या उसको अच्छे पैसे दे देगा, यानी उसको यहाँ पे घूस दे देगा, तो बाकी सबको छोड़ते हुए सिविल सर्वेंट इसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। पर ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी के खिलाफ है। ऑब्जेक्टिविटी कहती है कि भाई आप एक रैशनल थिंकिंग रखिए, आप लॉजिक रखिए, आप डेटा देखिए कि भाई इससे कोई बेहतर काम कर सकता है क्या इससे कोई जल्दी काम कर सकता है, क्या इससे बेहतर क्वालिटी का कोई बना के दे सकता है जिसमें सरकार के कम पैसे लगें, और अगर ऐसा है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प है किसी भी परिस्थिति में। ऐसे में इस व्यक्ति को अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो ये आप अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा के साथ धोखा कर रहे हैं, और आप समग्र व्यवस्था के साथ भी धोखा कर रहे हैं, क्योंकि इसके बनाए गए पुल में या हाईवे में हो सकता है कि अच्छा माल इस्तेमाल ना किया जाए, हो सकता है ज़्यादा पैसे सरकार से ऐंठ रहा हो, लेकिन फिर भी क्योंकि इसने आपको कुछ ब्राइब दे दिया, कुछ फेवर्स दे दिए, तो आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जो कि गलत है। ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी या फिर वस्तुनिष्ठा के अगेंस्ट है। और दोस्तों वहीं पे अगर डेडिकेशन आप देखेंगे तो डेडिकेशन का तात्पर्य है समर्पण। अब किसी भी नौकरी में कोई भी आप कार्य करें उसमें डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत है। भले ही आप किसी निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर आप लोक सेवा में काम कर रहे हैं, पब्लिक सर्विसेज में हैं, दोनों में ही अपने कार्य के प्रति आपको डेडिकेटेड रहना ज़रूरी है। भाई अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन पूरे समर्पण के साथ कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो बेहतर ही होगा, और जो ये पूरा आपने कार्य किया है इसकी प्रशंसा भी होगी, लोग इसको एक्नॉलेज करेंगे, आपकी वाहवाही होगी। वही सेम पब्लिक सर्विस में अगर आप पूरे डेडिकेशन, पूरे मन से, पूरे समर्पण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तो जो आपके उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो पाएगी, यानी कि आप जनता का कल्याण कर पाएंगे, आप कमज़ोर वर्ग, वंचित वर्ग, इन लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, आप सरकार को एक प्रभावी तरीके से चला पाएंगे, आप बेहतर शासन कर पाएंगे, आप अपना जो शासन है उसको नागरिक केंद्रित रख पाएंगे। ये सब आता तब है जब आप पूरी तरीके से समर्पित हैं अपने कर्तव्यों को। ऐसे में दोस्तों अगर मान लीजिए आप सही रास्ते पे जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको पब्लिक वेलफेयर दिख रहा है, यानी जनता का आपको कल्याण करना है, तो ये रास्ता है। अब कोई अगर व्यक्ति आता है, बोलता है जनता को छोड़ो, हम तुमको इतने पैसे देते हैं, आप इसकी जगह ऐसे घूम के जाइए और हमारा फ़ायदा कर दीजिए। अगर आप में वो डेडिकेशन है अपने कर्तव्यों के प्रति तो आप ये दूसरा रूट कभी नहीं लेंगे, क्योंकि आपके अनुसार, आपके दृष्टिकोण में आपके कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़रूरी आप उनको मानते हैं, उनको आप प्राथमिकता देते हैं, उनके प्रति आप समर्पित हैं, और जिसके प्रति आप समर्पित होते हैं उससे आप धोखा नहीं करते। तो यानी कहीं ना कहीं ये ब्राइब कल्चर या फिर अगर हम बात करें तो करप्शन या भ्रष्टाचार को कम करने में कुछ हद तक मदद कर पाएगा, अगर ये डेडिकेशन का गुण आपके अंदर है तो। अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार से बनाया है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी के बारे में लिखा है। क्या है कि आप लॉजिक से जुड़ के रहिए, आप लीगैलिटी और कोई अगर स्टैंडर्ड और प्रोसीजर बने हुए हैं या कोई नॉर्म्स किसी संगठन ने बनाए हैं तो उसी के आधार पर आप निर्णय लीजिए। ये भी दिखाता है कि जो आपके गवर्नेंस के डिसीजन है, यानी कि जो आपके शासन के निर्णय हैं, वो योग्यता के आधार पर लिए जाने चाहिए, या फिर अगर कोई आंकड़े उपलब्ध है तो उनके आधार पर लिए जाने चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि वस्तुनिष्ठा शासन के सबसे बुनियादी मूल्यों में से एक है, क्योंकि वह सार्वजनिक अधिकारियों को साक्ष्य के गुणों के आधार पर निर्णय लेने के लिए सक्षम, समर्थ बनाती है। साथ ही और कई सारे शासन में जो गुण चाहिए होते हैं, जो सिद्धांत चाहिए होते हैं, उनको ये कॉम्प्लीमेंट करता है या उनका ये पूरक है, जैसे कि अखंडता, निष्पक्षता, गैर पक्षपात, सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया। अगर आप लॉजिक के ही आधार पर कार्य करेंगे, लिखे हुए स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फॉलो करेंगे, तो आप किसी भी प्रकार से कोई करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि कहीं लिखा होगा नहीं कि आपको कोई करप्शन करना है। वो व्यक्ति का अपना लालच होता है जो उसको मजबूर करता है भ्रष्टाचार करने की तरफ। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिविटी से काम लेंगे तो जो व्यक्ति जिस पद के योग्य है वो उस पद पे पहुंचेगा। उसके अलावा जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए तथ्यों के आधार पर, जो योग्य है, जो बेहतर कोई हमारा चीज़ बना सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो इसीलिए कहते हैं बहुत सारे और भी ऐसे गुण होते हैं जिसको ये सप्लीमेंट करता है। अगर दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी क्या क्या हेल्प कर सकती है,
सबसे पहले तो आपको बेहतर चॉइसेस लेने पे ये मदद कर सकती है। अगर कभी आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जहाँ पे कुछ नैतिक समस्या आपके सामने आके खड़ी हो जाए, ऐसे में अगर आपको निर्णय लेना हो तो सबसे बेस्ट होता है आप ऑब्जेक्टिवनेस के आधार पर लीजिए, जो आपके सामने तथ्य हैं उनके आधार पर लीजिए। मान लीजिए आपको एक पद के लिए नियुक्ति करनी है या चयन करना है, यहाँ पे आपका कोई भाई भतीजा है और यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जो योग्य है इस पद के लिए। अब ऐसे में आपके सामने एक धर्म संकट आ गया, एक नैतिक समस्या आपके सामने आ गई कि भाई मैं इसको लूँगा तो इसकी दक्षता ये पूरी तरीके से निभा नहीं पाएगा, ये अच्छे एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, और अगर मैं इसको लूँगा तो फिर ये तो अच्छा चलेगा लेकिन ये बुरा मान जाएगा। तो ये तो धर्म संकट हो गया। आप अपने कर्तव्यों को चुने या फिर अपने फैमिली को चुने। तो ऐसे में दोस्तों आसान रहता है, जो लिखा हुआ है, जो रूल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोसीजर हैं, आप उसके अनुसार ही निर्णय लीजिए। और स्टैंडर्ड और प्रोसीजर हमेशा यही कहेंगे कि योग्य व्यक्ति को उस स्थान पे पहुंचना चाहिए। कभी उसमें नहीं लिखा होगा कि आपके किसी प्रिय को, आपके भाई को, भतीजे को वहां पहुंचाइए। तो इसीलिए इससे होगा क्या, अगर आप रूल्स के आधार पर निर्णय लेंगे तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की दक्षता में सुधार होगा। फिर ये मदद करता है आपको इम्पार्शियल रहने के लिए, यानी निष्पक्ष रहने के लिए। ये समानता को बनाए रखने में आपकी सहायता करता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन या फिर शासन में किसी भी प्रकार का इनजस्टिस हो रहा हो उसको रोकता है, यानी अन्याय को रोकता है। ये प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाता है, व्यवसायिकता को बढ़ाता है, संसाधन की दक्षता को बढ़ाता है, उसको बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं हम। क्योंकि दोस्तों अगर एक जगह पे कोई योग्य व्यक्ति पहुंचेगा तो उस पोजीशन के साथ वो बेहतर तरीके से जस्टिस कर पाएगा। ये सेवा के वितरण को बेहतर करता है। ये अगर हम बात करें ओपननेस को बढ़ाता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, यानी पारदर्शिता को बढ़ाता है। सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। अगर आपने अब सही निर्णय लिया है, अपनी ऑब्जेक्टिविटी या फिर वस्तुनिष्ठा के आधार पे कोई निर्णय लिया है, तो जनता आपसे सवाल भी पूछेगी तो आप तुरंत जवाब दे पाएंगे। भाई ये देख लो आप रूल्स, इसमें क्या लिखा है, जो जो इसके लिए एलिजिबल है उसी को मैं बिठाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसी परिस्थिति में किसी अपने जानकार को या ऐसे किसी व्यक्ति को एक पद पे पहुंचा देते हैं जिससे आपने यहाँ पे पैसा लिया हो या फिर घूस ली हो, तो कल को जब जनता आपसे पूछेगी तो आप जवाब देने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसीलिए अगर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है, ओपननेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिविटी के साथ निर्णय आपको लेने चाहिए। वस्तुनिष्ठा को आपको अपने अंदर बसाए रखना चाहिए। फिर ये फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, इन सब चीज़ों से ओवरकम करने में हमारी मदद करता है। अब जो दूसरा भाग है उस पर देखते हैं दोस्तों। डेडिकेशन क्या है? ये बेसिकली समर्पण है। आप किसी कार्य या लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, किसी विचार या गतिविधि के प्रति समर्पित हैं, तो ये जो आपकी प्रतिबद्धता का भाव है इसको आप डेडिकेशन या समर्पण कहते हैं। ये एक भावनात्मक घटक के रूप में देखा जा सकता है और एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में या इंडिविजुअल डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये एक अनिवार्य गुण है। अगर आप किसी भी संगठन में और आप डेडिकेटेड हैं तो आप उस संगठन के लिए बेहतर कार्य ही करेंगे। अगर मैं बात करूं कि सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण से हमारा क्या तात्पर्य होता है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो है जनता की भलाई को प्राथमिकता देना। भले ही कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितनी विकट परिस्थिति हो, लेकिन हमको सिर्फ इसी का प्रयास करना चाहिए कि हम जनता की भलाई की ओर ध्यान दे सकें। भारत में सार्वजनिक कर्मचारी अपने प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करते हैं और देश की सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जरूरी है कि उनको डेडिकेशन से कार्य करना चाहिए, तभी देश की भी तरक्की हो पाएगी। अगर आपको अपना कार्य सही तरीके से करना है, अगर जो आपके कर्तव्यों के उद्देश्य हैं आपको उनकी पूर्ति करनी है, तो सेवा के प्रति, आपके कर्तव्यों के प्रति आपका समर्पण होना ही चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे पब्लिक सर्विस में डेडिकेशन के कुछ एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं। सबसे पहले हमने केरल बाढ़ का एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पे एम.जी. राजमाणिक्यम ने अपने कंधों पर बिना किसी हिचकिचाहट चावल की बोरियां ढोई थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये किसी मजदूर का काम है या किसी और व्यक्ति से कराना चाहिए जो लोअर स्ट्रेटा का हो। उन्होंने खुद अपने कंधों पे चावल की बोरियां ढोई, क्योंकि वो उनकी कर्तव्य के मार्ग में आ रहा था। तो जो आपके कर्तव्य की राह में आए आपको उसे पूरा करना चाहिए। फिर ऐसे ही आप दोस्तों कन्नन गोपीनाथन का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। केरला फ्लड में किस प्रकार से उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उसके अलावा आप अरुणा सुंदरा राजन का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिन्होंने कदमशी प्रोजेक्ट को हेड किया था, जो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल पे। ये आज हमारी लेक्चर सीरीज का आखिरी सवाल है दोस्तों। ये केस स्टडी है। इसमें लिखा है, राजीव एक प्रवासी श्रमिक था। एक दिन जब वह साइकिल से रोड पर जा रहा था तो एक कार ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दिया, धक्का मार दिया। राजीव ने कार चालक को कार से बाहर खींचा और उसे गालियां देने लगा। कार चालक ने एक छर्रा निकाला तथा उस छर्रे से उस पर 3-4 बार वार करे और वहां से भाग गया। तमाशबीनों ने राजीव को अस्पताल पहुंचाने में देर कर दी और इस वजह से अत्यधिक
खून बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। यदि राजीव के स्थान पर आप होते तो कार चालक की इस गैर जिम्मेदार ड्राइविंग के प्रति आप क्या करते? तो आपको ये बताना है, उस पोजीशन पे आप होते तो आप क्या करते। और इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं तथा दुर्घटना पीड़ितों के प्रति लोग बेहद उदासीन या निष्क्रिय अभिवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसके कारणों की विवेचना कीजिए तथा इसके निवारण हेतु कुछ उपाय सुझाइए। तो दोस्तों, अगर इस केस स्टडी की बात करें तो इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, पहले तो हम ये समझते हैं। एक तो हमने देखा कि राजीव जिसकी मृत्यु हो गई है, दूसरा वो कार चालक या फिर वो कार ड्राइवर जिसने उसको टक्कर मारी थी और बाद में उसके साथ झड़प होने की वजह से उसने उसको गोली मार दी थी। फिर जो जनता वहां पे खड़ी देख रही थी जिसने राजीव को समय रहते अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से राजीव की मृत्यु हो गई। और फिर आप यहाँ पे गवर्नमेंट को या फिर जो हाईवे अथॉरिटी है उनको भी शामिल कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात यह थी कि अगर आप राजीव होते तो आप क्या करते। तो अगर आप राजीव की जगह होते दोस्तों, सबसे पहले तो आप कार चालक को बाहर निकाल के उससे पीसफुली बात करने की कोशिश करते कि भाई ऐसा आपने क्यों किया। आप उससे कहते कि जो भी आपने डैमेज किया है उसका आप हर्जाना भरिए। उसके अलावा दोस्तों, आप ये पता लगाने का प्रयास करते क्या वो नशे में था जब वो ये चला रहा था, क्या वो माइनर है जिसको गाड़ी ही नहीं चलानी चाहिए, क्या वो किसी और तरीके के कृत्य में इन्वॉल्व था जिसकी वजह से उसने ध्यान नहीं दिया और उसने कार को टक्कर मार दी। अगर आप इस तरीके से इसको मैनेज करने का प्रयास करते तो बात इतनी नहीं बढ़ती और राजीव शायद जीवित होता। फिर दूसरी बात, अगर आप कार ड्राइवर से निकाल के बात करना शुरू भी करते और मान लेते हैं वो आपसे बात ना करता और वो भाग जाता, तो ऐसे में हमको गाड़ी का नंबर नोट करना चाहिए था और इस नंबर को आपको पुलिस को देना चाहिए था। फिर पुलिस इसमें अपने अकॉर्डिंग कार्रवाई करती, अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट करती और अगर ज़रूरत पड़ती तो राजीव पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते, जैसे कि हो सकता था उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, राजीव पर नहीं, जो कार ड्राइवर था उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते थे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो केस स्टडी है आपको उसमें लॉ को मानते हुए चलना है, यानी कि आपको ये नहीं सोचना कि लॉ को बेंड किया जाए। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि भाई पुलिस तो श्रमिकों का ध्यान ही नहीं करती, वो तो अमीर लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है। ये सब नहीं सोचते हुए हम लोग ऐसा मानते हैं कि सारा सिस्टम अपने लॉ के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा हो, तो पुलिस को हम नंबर देते, वो इन्वेस्टिगेट करती और वो कार ड्राइवर पर जो भी एक्शन है वो लेती। अब मानते हैं दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और जैसा हमने देखा उसकी डेथ हो रही थी, तो जब ये एक्सीडेंट हो रहा था तो वहाँ की जो जनता है वो वहाँ पे तमाशबीन बन के देख रही थी। वो गलत हुआ। कहते हैं एक गोल्डन आवर होता है, यानी कि जब आपका एक्सीडेंट हो उसके अंदर का जो पहला घंटा होता है वो बहुत आवश्यक है। उस समय में अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचा दिया जाए तो उसकी आप जान बचा सकते हैं, परंतु लोगों ने इसमें देरी कर दी, तो वो सबसे बड़ी इसमें गलती हो गई। ये अमानवीय कृत्य है, लोगों को उसकी तुरंत मदद करनी चाहिए थी। अगर इसके पीछे के हम कारण समझे जनता ने क्यों नहीं की मदद, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे देश में जो लॉ है, जो कानून है, वो इस प्रकार से है कि जो मदद करता है उसी को बाद में बलि का बकरा बना लिया जाता है। उसके साथ बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति चाहता नहीं है कि मैं इस समय फंसूं या किसी की जान बचाऊं और उल्टा वो लोग मेरे ऊपर ही आ जाएं। फिर जो लीगल प्रोसीडिंग चलती है, यानी कि जो कोर्ट में केस चलता है, वो भी इतने लंबे समय तक खिंचता रहता है कि बार बार इस व्यक्ति को वहाँ पे पेश होना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इसने कैसे क्या किया, क्यों बचाया, उसके पहले क्या घटना हुई थी। तो ये जो कानूनी झंझट है, इन सब से बचने के लिए लोग ज़्यादातर इन सब सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं और यही चीज़ें हैं जो उनको हतोत्साहित करती है किसी की मदद करने से। फिर दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने गुड समैरिटन का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके तहत जो भी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में किसी की मदद करता है उसके साथ किसी भी प्रकार से आपको गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको हमको वाहवाही देनी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तभी लोगों में वो प्रोत्साहन बनेगा, वो जज्बा बनेगा कि वो ऐसी परिस्थिति में लोगों की मदद कर सकें। तो इसका अच्छे से पालन किया जाना चाहिए। फिर दोस्तों अगर सोल्यूशन की बात करें तो क्या क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे जो नियम है जो लोग मदद करते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे नियम को तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए जो इस प्रकार के लोगों को प्रोत्साहित कर सके। लोगों में इन सभी चीज़ों के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। रैपिड एक्शन लिया जाना चाहिए पुलिस या बाकी अथॉरिटीज़ द्वारा, जिससे कि उस व्यक्ति को जिसने कभी एक्सीडेंट किया हो तुरंत तरीके से पकड़ा जाए और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दोस्तों वही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं राजीव की जगह पे होता तो मैं गाड़ी को रोकता और ड्राइवर से शांत स्वभाव में बातें करता, उससे पूछता कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया है। दो आउटकम्स पॉसिबल थे, या तो उसने नशा किया होता या फिर उससे किसी और वजह से ऐसा हो गया होता, यानी अनजाने में उससे ऐसा हो गया होता। तो आप शांतिपूर्ण तरीके से उससे बोलते कि जो भी मेरा डैमेज हुआ है, जो भी तुमने मुझे क्षति पहुंचाई है, उसका भुगतान करो। अगर वो यहाँ पे मना करता और भागने का प्रयास करता
तो आप उसकी गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड कर लेते और फिर आप उसको पुलिस को देते। पुलिस बाद में जो भी नेसेसरी एक्शंस है वो उसके अकॉर्डिंग लेती। अगर अथॉरिटी ये चाहती कि उस व्यक्ति का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए तो वो भी हो सकता था। फिर दोस्तों दूसरा यहाँ पे जो सिनेरियो है वो है जनता का न्यूट्रल या फिर इनसेंसिटिव एटीट्यूड परिस्थिति को देखते हुए। एक जो गोल्डन आवर की हमने बात की थी, यानी 1 घंटे के अंदर अगर कोई इस प्रकार से एक्सीडेंट से प्रभावित व्यक्ति है, उसको आप अस्पताल में ले जाते हैं तो उसकी जान बचने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर वो गोल्डन आवर चला जाता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि डॉक्टर्स उसकी जान नहीं बचा पाते। तो उस गोल्डन आवर के अंदर आपको एक्ट करना चाहिए, लेकिन लोग करते क्यों नहीं? क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई अगर हम इसमें हो जाएंगे तो कानूनी लफड़े हमको ही झेलने पड़ जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये भी कहा है कि जो लोग भी मदद करते हैं ऐसे व्यक्तियों की जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं, यानी उससे पीड़ित होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उनको किसी भी प्रकार के कार्रवाई से या कानूनी लॉ सूट से दूर रखना चाहिए और इसको एक गुड समैरिटन की स्कीम के तहत भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। इसी को हम देखते हैं कि लोगों का क्यों इंडिफरेंट एटीट्यूड होता है दोस्तों। सबसे पहले तो उन्हें पुलिस का डर होता है कि भाई पुलिस हमसे ही आके इन्वेस्टिगेट करने लगेगी। उसके अलावा हो सकता है पुलिस हमको जेल में बंद कर दे कि भाई तुमने क्यों किया, ये कब किया, तुमने उसको बचाया तो पीछे कौन था, तुमने गाड़ी का नंबर क्यों नहीं नोट किया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके अलावा अगर आपने किसी की मदद भी कर दी और मान लेते हैं कि कोर्ट में केस चला गया तो दूर दूर लंबी लंबी तक प्रोसीडिंग चलती रहती हैं, कई दिन चलती रहती हैं, तो आपको उनमें शामिल होना पड़ेगा। तो उसकी वजह से भी कई लोग रिलक्टेंट होते हैं। अल्टीमेटली क्या रेमेडी हम लोग कर सकते हैं? जो गुड समैरिटियंस हैं उनके प्रोटेक्शन को हमको बढ़ाना पड़ेगा, उनको कोई रिवॉर्ड देना पड़ेगा आपको, उनको कोई प्रोत्साहन राशि या कुछ प्रोत्साहन पुरस्कार देना चाहिए जिससे कि लोग और ज़्यादा एनकरेज हो सकें इस प्रकार की सिचुएशन में एक्ट करने के लिए। फिर हमको अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है और गुड समैरिटन्स को हतोत्साहित करने के बजाय उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी क्विक एक्शन लेना चाहिए, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि किसी को लंबी प्रोसीडिंग में फंसना ना पड़े। हालांकि दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि पुलिस जो है वो आपके बयान रिकॉर्ड करती है, आपका बैकग्राउंड चेक करती है, तो उसका ये मोटिव नहीं होता कि आपको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करे, लेकिन उसको अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होती है जिसके आधार पर वो मुजरिम को पकड़ सकती है। तो पुलिस भी अपनी जगह सही है, लेकिन जो लोग किसी की मदद करते हैं उनको बेहतर प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको कुछ रिवॉर्ड देने के प्रावधान करने चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आप पूरे लेक्चर में, पूरी सीरीज़ में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।